शोध के लिए समर्पित हमारे इस चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कोई नया विमर्श या फिर कोई नया सिद्धांत लेकर नहीं आए हैं। आज एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो उन शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन थीसिस लिखने में अड़चनें महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार मुझे पर्सनली पता है कई लोगों ने जिन्होंने पीएचडी या एमफिल के लिए करेक्ट टाइम पर रजिस्टर तो कर लिया किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन लिखने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वे पीछे छूट जाते हैं। आपने पीएचडी एक निश्चित उद्देश्य से लिया होगा, मतलब कि आपने पीएचडी ज्वाइन करते वक्त आप समाज के लिए उपयोगी कोई शोध करेंगी, साथ ही आपके करियर में आप एक प्रोफेसर बन पाए, इसी हिसाब से आपने पीएचडी में रजिस्टर किया होगा और आपके जीवन के बहुमूल्य 2 या 3 साल इसके लिए आप लगाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सक्सेसफुली टाइम बाउंड होकर थीसिस को कंप्लीट करें। देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी पीएचडी के जो पेपर वर्क हैं उसके लिए बहुत टाइम लगाता है। आपके स्कॉलरशिप से संबंधित हो या फिर आपके रजिस्ट्रेशन ऑर्डर से संबंधित हो या फिर सबमिट करने के बाद जो ओपन डिफेंस की तारीख के बारे में हो, बहुत सा टाइम यूनिवर्सिटीज लगा देते हैं। वो हमारे ऊपर नहीं है, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन आपके हाथ में जो है उसे आप अगर ठीक से करें तो आप राइट टाइम में पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें करके कुछ ऐसा टिप्स मैं बताना चाहूंगी जिससे आपका थीसिस करेक्ट टाइम पे सबमिट हो सके। मैं करीब 20 साल से ज़्यादा हुए मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए, लेकिन एक रिसर्च गाइड होने का तजुर्बा मेरा कम है। मैंने रिसर्च गाइडशिप बहुत बाद में लिया, लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर होने का मेरा तजुर्बा अच्छा ही है। जैसे मैंने एमफिल किया, उसके बाद पीएचडी किया, फिर पोस्ट डॉक्टरेट किया, तो इन तीनों में थीसिस लिखने की बात आई। तो एक मिथ आपको तोड़ना है कि ये थीसिस लिखने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बस बात हार्ड वर्क की है और लगे रहने की है, चिपके रहने की है। डे 1 से लेकर जब से आपने पीएचडी के लिए रजिस्टर किया हो, आपको एक अच्छा टॉपिक मिल गया होगा आपकी रुचि के अनुसार, आपको एक अच्छा रिसर्च गाइड मिल गया होगा, और अगर ना भी मिला हो, आपकी रुचि के अनुसार टॉपिक और रिसर्च गाइड ना भी मिला हो, तो भी आपको पीएचडी तो सबमिट करना ही है। और उसके लिए जरूरी है डटे रहना। और बात केवल डेटा कलेक्शन की नहीं है, बात लिखने की भी है। तो डे 1 से लेकर आप रेगुलरली अगर लिखने की प्रक्रिया में भी लगे रहें तो निश्चित रूप से आप करेक्ट टाइम में थीसिस सबमिट कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको? जैसे आपकी थीसिस में 4 या 6 चैप्टर्स होंगे, बिब्लियोग्राफी भी होगा, उन सब के लिए आपको अलग अलग पेपर सेट बनाना है शुरू से ही, डे 1 से। जैसे हमारे जमाने में हम ऐसा बनाते थे, जैसे ये देखिए, एक चैप्टर के लिए ऐसा पेपर्स रख दिया, इसे अट्रैक्टिव करना है। हमारे टाइम पे कार्ड सिस्टम होता था, पिंक कलर, ग्रीन कलर वगैरह कार्ड्स अवेलेबल था। अभी तो वो कार्ड सिस्टम है ही नहीं। ऐसे आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है, मतलब कि आपके 5 या 6 चैप्टर्स, बिब्लियोग्राफी भी होगा, उसके लिए भी ऐसा प्रिपेयर करना है। और जैसे ही आपको लाइब्रेरी से जो बुक्स आप लेंगे आपके विषय से संबंधित होगा, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें, आप कोई उदय प्रकाश जी की कहानियों में उत्तराधुनिकतावाद इस विषय पर कर रहा हो, सपोजिंग एक एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको, जैसे आपने पहले किसी लाइब्रेरी में गए आप, तो आपको उदय प्रकाश जी की अच्छी क्रिटिसिज्म बुक मिली और उसमें आपको मिला, मतलब कि उनके स्टाइल के बारे में, उत्तराधुनिकतावाद जो मैजिक रियलिज्म है जो उन्होंने उसका उपयोग किया है, तो आपको उस जिस चैप्टर में वो शिल्प पक्ष आएगा उसे लेकर आपको उस अच्छी क्रिटिसिज्म को लिख डालना है। बुक को कोट करना है, पेज नंबर कोट करना है, पब्लिशर वगैरह कोट करना है, और साथ ही जो बिब्लियोग्राफी का फाइल आपने अलग बनाया है उसमें वो बुक का पूरा डिटेल आपको उसी दिन लिख देना है।
जैसे बुक में दिया गया है वैसे ही लिख देना है, आप अपनी भाषा में नहीं। और इस प्रकार अगर आप करेंगे तो 5 या 6 महीने में आप पाएंगी कि आपके हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपको मिला ही है। देखिए, ये जो आपका स्कॉलरशिप मिलने का या फिर आपका जो यूनिवर्सिटीज जो भी झमेला आपको करवाते हैं पेपर वर्क, वो एक साइड में होता रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको घर बैठकर ये जो लिखना है वो आपको करना है। और बाद में जाकर जब 1 साल वगैरह हो जाएगा, इस प्रकार की जो 5-6 चैप्टर्स की हर एक फाइल में आपको इतने सारे मैटर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है ये जैसे उस बुक में था वैसे ही आपने लिखा है, या आपकी भाषा में नहीं लिखा है। इसे बाद में कन्वर्ट करना है, कैसे एक थीसिस में इसका उपयोग किया जा सकता है। पीएचडी थीसिस लिखना अपने आप में कला है, ये कोई क्रिएटिव राइटिंग नहीं है जैसे आपने उपन्यास लिखा। ये पीएचडी थीसिस लिखने से पहले आपको अपने यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी में जाकर आपके जो अवार्डेड थीसिस हैं किसी और के, उसे अच्छी तरह से पढ़ना है, कैसे फुटनोट लिखना है, कैसे बिब्लियोग्राफी लिखना है, कैसे एक अच्छे थीसिस का इंट्रो लिखा जाता है। ये आपको कई बार कई थीसिस को देखना है, अच्छे थीसिस को ढूंढ निकालना है। और इसके लिए आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, अपने गाइड की मदद ले सकते हैं। अक्सर देखा जाता है बच्चे आकर टीचर्स से उनका जो ज्ञान है उसे एक्सप्लोर ही नहीं करते। हर एक टीचर की अपनी अपनी अलग स्पेशलाइजेशन हो सकती है, कोई क्रिटिकल फील्ड में होगा तो कोई नाटक, कोई मतलब कि एकांकी या फिर कहानी, कथा, साहित्य। कोई किसी को रिसर्च गाइड होने का तजुर्बा बहुत सालों का होगा, उनका अनुभव बहुत बड़ा होगा, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। तो ये जो रिसर्च गैप है, रिसर्च गैप मतलब जैसे हमने उदाहरण के लिए उदय प्रकाश जी का लिया, आपको रिसर्च गैप का मतलब होता है उदय प्रकाश जी पर किसी और ने रिसर्च किया होगा। जरूरी नहीं है कि आप ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जो उदय प्रकाश जी पर शोध कर रहे हों, लेकिन कुछ तो छूट गया होगा उस रिसर्चर से, तो वो है आपका रिसर्च गैप। तो आपको ये मेंशन करना है अपने थीसिस में कि उदय प्रकाश जी के अमुक एस्पेक्ट पर हो चुका है, लेकिन देखिए इतनी बातें छूट गई हैं, इतना सारा नया स्टाइल उनका भी आया है या फिर अभी उनका पब्लिशिंग आया है। तो इन बातों को ध्यान रखकर आपको एक थीसिस लिखना है। देखिए, आजकल प्लेगरिज्म चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है, 10% से ज्यादा आपको अलाउड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यूजीसी ने अपने नए रेगुलेशन में एकदम से स्पष्ट कर दिया है कि पीएचडी 2021 से एकदम से कंपलसरी है। आपको अगर प्रोफेसर होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको पीएचडी जरूरी है, चाहे आपके पास नेट हो या ना हो, आपको पीएचडी कंपलसरी है। तो इन शॉर्ट नेट और पीएचडी दोनों कंपलसरी जैसा हो गया है। तो अभी जो पीएचडी कर रहे हैं और लिखने में जो अड़चन महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एक ये एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं कि आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लिखेंगे, कई बार रिपीटेड काट छांट करना होगा, और तब जाकर 1 साल बाद करीब आप कुछ तो अपने गाइड के पास ले जा सकेंगी। और ये देखिए, ये ध्यान में रखना है कि ये एक पहला स्टेप होता है। आप रिसर्च गाइड के पास ले जाएंगे तो कई बार छात्रों को लगता है कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है या नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी गाइड। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लिख डालिए। और लिखते समय ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी अपना व्यू होना चाहिए। जो आपने कलेक्ट किया है वो किसी और का व्यू है, किसी और का क्रिटिसिज्म है, वो आपके रिसर्च में किस प्रकार लाभदायक है, वो आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करता है। तो इसलिए एक बात, एक मिथ तोड़ दीजिए कि पीएचडी थीसिस लिखने में कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क की जरूरत है और कंसिस्टेंसी, लगे रहने की बात होती है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान को एक्सप्लोर करना सीखिए, किसके पास कितना नॉलेज है। कई बार रिटायर्ड टीचर्स होते हैं जिन्हें रिसर्च गाइड होने का तजुर्बा बहुत सालों का है, उनसे पूछिए। और बाद में ओपन डिफेंस में कैसे आप उसे प्रस्तुत करेंगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देखिए बिब्लियोग्राफी कहीं से कट एंड पेस्ट मत कीजिए। बिब्लियोग्राफी से पता चलता है कि अमुक शोधार्थी ने कितना एक्सप्लोर किया है नॉलेज। तो बिब्लियोग्राफी में जो कुछ भी आप देंगी, आपका अपना ओरिजिनल फाइंडिंग होना चाहिए, आपने उसे पढ़ा जरूर होना चाहिए।
और केवल पढ़ते जाने से भी काम नहीं चलेगा, लिखना है, ये एक बात है। मुझे कई लोगों को पर्सनली मैं जानती हूँ जो पढ़ते बहुत हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन पीएचडी थीसिस केवल पढ़ना नहीं है। यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू राइट इट डाउन सिस्टमैटिकली इन अ प्रॉपर वे। जैसे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसकी मांग होती है वैसे आपको लिखना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो जो भी रुका हुआ है लिखने की वो बात में, उसे आप शीघ्र आगे बढ़ाइए। और एज यूजुअली जैसे मैं कहती हूँ, अगर आपको ये उपयोगी सिद्ध हुआ तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर हम फिर आएंगे। धन्यवाद।